हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का लेकर के आया हूँ, जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज होने जा रही है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की पहली क्लास है। क्लास का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें और आप क्लास को समय से देखते रहें। क्लासेस सभी मैं आपकी डेली की डेली डालता रहूँगा और बाकी की क्लासों के आपके पास पीडीएफ मेरे यूट्यूब चैनल पर पीडीएफ पड़े हुए हैं और उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, तो वहाँ से आप क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी क्लासें हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके। तो शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास एवं भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो 1773 से 1859 तक रहे हैं। दूसरे पार्ट्स में आपके ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम है, जो 1858 से 1947 के बीच। तो शुरू करते हैं यहाँ से। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम कि कंपनी के शासन हेतु कौन से अधिनियम पारित किए गए, इन पर अधिनियमों पर बात करेंगे। पहला ये अधिनियम आपका आ जाता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। तो शुरू करते हैं आज यहाँ से आपकी क्लास। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल पद दिया गया। जो आपका ब्रिटिश संसद थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जो था उससे बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था इसके अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारबेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों जैसे यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत 1774 में ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसी एक्ट के जो 1773 का जो रिलेटिंग एक्ट था इसी के तहत एक कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पत्थरकड़ किया गया। जो आपका दूसरा था रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। उसके बाद आता है 1786 एक्ट। 1786 के अधिनियम के तहत के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद निर्णय का निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियों भी प्रदान की गई। जो आपका गवर्नर जनरल था उसको प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। आगे देखते हैं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1773 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस जी थे, क्या हुआ, ये दोनों अधिकार क्या था, सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। और 1793 का जो आपका चार्टर एक्ट आता है इसके अंतर्गत क्या किया गया, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1853
2013 का चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंध किया गया। जो आपका 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यदि अब चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 1870 के अनुसार 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। और क्या किया गया, इसी एक्ट के द्वारा 1833 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही नहीं करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य था। चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मेघालय को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया सर्वप्रथम मेघालय को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सप्रसद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों तो पृथक करने की व्यवस्था की गई। जो आपका 1853 के चार्टर एक्ट था, उसमें क्या किया गया, विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया आपके 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद की कुछ इस टॉपिक्स के आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और आईएएस में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रावधान किया गया। तो आपको आंसर बताना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। ये आपके यूपीपीसीएस मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्या नाम था, सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कूट वाला क्वेश्चन है। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। यह आपका सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। लेमेस्टर क्या थे, मुख्य नहीं थे, 3 अन्य थे, उसमें ये शामिल थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको थर्ड बताना है कोड के माध्यम से। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कोड है आपका, नियंत्रण परिषद की स्थापना आपको बताना है कब आया। कंट्रोल बोर्ड आपको ये बताना है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे जल्द ही, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ से मिलान करते हैं। दूसरे का ए का दूसरा। जो आपका नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अब क्या, नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई आपके
चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में की गई। आगे देखते हैं, इसमें बताया गया है नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पीट्स भारतीय इंडिया एक्ट में नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन से भारत अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 1813 का चार्टर एक्ट, इससे भी। दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। और प्राच्यविद एवं आंग्ल विद, ये आपके तीनों सही। ये IAS प्री 2018 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान किया गया। 1823 के जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले जी थे। इसके प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में एंग्लिसिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि ST प्रिंसेप प्राच्य ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये था आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। ये आपके UP RO मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिए गए और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा आपका है कथन इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा आपका भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो आपको बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो आपका 1 और 2 इसमें सही है। कौन कौन से? पहला है आपका इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है आपका इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की सभ्यता को सुदृढ़ कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने से पहले मैं इसके बारे में और महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। आइए जानिए। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता की प्रतिकूल नहीं होना था।
इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में ला गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम में ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव समझा? ये आपका कौन सा अधिनियम था? ये यूपीपीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन भी देशज प्रजा को अपना धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण जैसे कोलार अथवा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 के एक्ट की यह धारा प्रशासन विभाग के तहत मुख्य आधार बनेगी। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन की क्लास फर्स्ट यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास से मैं आपके लिए जल्द ही लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक एंड कमेंट्स करें। जय हिंद।